हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्रीन सैवी। आज का एक्सप्लेनेशन है मूवी पिचायकरण 2 का। 2016 में आई पिचायकरण 1 को दर्शकों ने बहुत पसंद और इसका सेकंड पार्ट 2023 में आया है। तो बिना समय गवाए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत चेन्नई के एक बीच हाउस में अरविंद को दिखा के होती है, जिसके बचपन में उसके पिता ने फांसी लगा के खुद को मार लिया था। अरविंद एक न्यूरो सर्जन का इंटरव्यू देख रहा होता है, जो कि ब्रेन ट्रांसप्लांट के बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं कि उन्होंने एनिमल्स पे ऑपरेट किया है और वो सक्सेसफुल रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट उन्हें अलाउ करे तो वो ह्यूमंस में भी ब्रेन ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं। दुबई में डॉक्टर शिवा और इलांगो उसी न्यूरो सर्जन को एयरपोर्ट पर रिसीव करते हैं और अरविंद के पास एक आइसोलेटेड फैसिलिटी में ले जाते हैं। डॉक्टर वहाँ पे पेशेंट को देखता है जिसके सर पे चोट लगी थी और उसी की बॉडी में ब्रेन ट्रांसप्लांट होना था। तमिलनाडु में इलेक्शन चल रहे थे और इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए स्क्वाड्स इस बात का ध्यान रख रहे थे कि वोटर्स को कोई भी पार्टी पैसे दे के वोट न दिलवाए। चीफ मिनिस्टर के पास एक आदमी आके बोलता है कि विजय गुरुमूर्ति ने इलेक्शन के लिए सिर्फ 4000 करोड़ दिए हैं 5000 करोड़ की जगह। सीएम विजय को कॉल करते हैं और वो विजय से हालचाल लेने के बाद 1000 करोड़ क्यों कम दिए हैं पूछता है, पर इस बारे में विजय को कुछ नहीं पता था। अरविंद बोलता है कि 6 महीने से वो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा रहा था, इसलिए उसने सीएम पे प्रेशर बनाने के लिए ऐसा किया, पर विजय उस पे गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। अरविंद बीच हाउस में शिवा और इलांगो को उसी न्यूरो सर्जन का इंटरव्यू दिखाता है और बोलता है कि विजय के मरने के बाद उसकी 50% प्रॉपर्टी उसकी होगी और बाकी 25% उन दोनों की। ये काम वो लोग दुबई में करेंगे और वो न्यूरो सर्जन डॉक्टर मेहता भी 140 करोड़ में मान गया है। अरविंद बोलता है कि उसे कोई अनाथ चाहिए जिसे कोई पूछने वाला ना हो, उसका ब्लड और टिश्यू विजय से मैच करे और वो उन लोगों की सारी बात माने, नहीं तो वो उस अनाथ को भी मार देगा। विजय के अंदर उस अनाथ का दिमाग तो होगा, पर वो काम उनके इशारों पे करेगा। अगले दिन हॉस्पिटल में अरविंद अपने प्लान का पहला स्टेप लेता है और वो विजय के पिता को हॉस्पिटल में ही मार देता है। विजय वहाँ आता है पर अपने पिता को ऐसा देख के समझ नहीं पाता कि अचानक क्या हुआ। डॉक्टर शिवा उसे कोई मेडिकल रीजन बता देता है और जब न्यूज मीडिया को पहुंचाने की बात आती है तो अरविंद विजय को मना करता है कि उसके पिता के गुजरने की बात वो अभी बाहर ना बताए, क्योंकि उससे उनके कई प्रोजेक्ट्स और स्टॉक्स पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए वो विजय से 1 महीना रुकने को कहता है। विजय से मिलने उसकी फियांसे हेमा आती है और पूछती है कि तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पिता नहीं रहे, और विजय बताता है कि उससे कंपनी को नुकसान होगा इसलिए। अरविंद आके बताता है कि विजय को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में शेख से मिलने के लिए दुबई जाना पड़ेगा और डील 10 दिन में फाइनल हो जाएगी। विजय अगले 10 दिन तक अपने पिता की डेथ की खबर छुपाने को कहता है और अरविंद से दुबई जाने की तैयारी करने को कहता है। हिमा मना करती है पर गुस्से में विजय उसे वहाँ से थप्पड़ मार के चला जाता है। डॉक्टर मेहता को जब पता चलता है कि वो लोग विजय पे ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो बहुत अमीर है और उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पर उन्हें अरविंद बोलता है कि सब कुछ बहुत सीक्रेटली होगा और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। डोनर को लेके अरविंद डॉक्टर शिवा से अपडेट मांगता है और शिवा बोलता है कि 1-2 दिन में डोनर मिल जाएगा। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 30 साल का सत्या नाम का आदमी अपने सर की चोट ठीक करवाने आता है और उसका ब्लड टाइप AB नेगेटिव था। कंपाउंडर डॉक्टर को ये बात बताता है और डॉक्टर सत्या के रिपोर्ट्स देख के उसे MRI कराने को बोलता है। डॉक्टर को ये भी पता चलता है कि सत्या अनाथ है और एक भिखारी भी है। वो ये सारी बात तुरंत शिवा को बताता है। फिर वो डॉक्टर जहाँ सत्या रोड पे सोता था वहाँ एक दवा छिड़कवा देता है और सत्या को बेहोश करके दुबई उसी फैसिलिटी में लाया जाता है जहाँ पे ब्रेन ट्रांसप्लांट होना है। अरविंद और इलांगो विजय के पास आते हैं और डॉक्टर शिवा कॉल पे अरविंद को विजय की ड्रिंक में उसकी दी हुई टैबलेट्स मिलाने को कहता है। विजय हेमा को कॉल करता है पर वो उसका फोन कट कर दे रही थी। अरविंद विजय को ड्रिंक देता है जिसमें टैबलेट्स मिली थी। विजय उसे पीता है कि तभी हेमा का कॉल आता है और अरविंद हेमा के बारे में वल्गर चीजें बोलने लगता है और विजय जब गुस्सा करता है तब अरविंद उसके सर पे कप फोड़ देता है और विजय के सर को लात से मारता है। अरविंद के पिता की मौत विजय के पिता की वजह से हुई थी और आज तक वो उस बात को भूल नहीं पाया है। दवा का असर होता है और विजय मर जाता है। डॉक्टर मेहता ब्रेन ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर शुरू करते हैं कि तभी विजय के नंबर पे हेमा का कॉल आता है। अरविंद कॉल उठाता है और वॉइस चेंजिंग सॉफ्टवेयर से विजय बन के बात करता है और कहता है कि वो 1 महीने बाद कॉल करेगा, जिसके बाद वो फोन कट कर देता है। ऑपरेशन के बाद अरविंद के आदमी सत्या की बॉडी को रेगिस्तान में फेंक आते हैं और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल था। सत्या के हाथ पे जो टैटू था वैसा ही उसकी बहन के हाथ पे भी था और यहाँ हमें सत्या की बैक स्टोरी पता चलती है। सत्या और उसकी बहन रानी अनाथ हो गए थे जब उसके माता और पिता एक्सीडेंट में चल बसे। जिस रिश्तेदार के यहाँ वो दोनों रुके हुए थे वो दोनों ही बच्चों को बहुत मारती थी, इसलिए अपनी बहन को ऐसे मार
मार खाने से बचाने के लिए वो उसे वहाँ से लेके चला जाता है। जिंदा रहने के लिए मजबूरी में उसे भीख मांगनी पड़ती और वो दोनों बच्चे ऐसे ही किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन जब वो नई जगह सोने जाते हैं तब एक बुढ़ा भिखारी उनसे बोलता है कि वो ऐसी जगह जानता है जहाँ उन दोनों का ख्याल रखा जाएगा और उन्हें स्कूल भी भेजा जाएगा। वो भिखारी उन्हें एक आदमी के यहाँ ले जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से पैसे लेके चला जाता है। जिस आदमी का वो घर था वो सत्या को अपने दूसरे घर भेज देता है और रानी को अपने यहाँ रखता है। सत्या रानी से वादा करता है कि वो उससे मिलने जरूर आएगा। सत्या को उस जगह और भी लड़कों के साथ रखा गया था और कुछ आदमी उन सब पे नजर रखते थे। सत्या के सामने लेटा हुआ लड़का उससे पूछता है कि उसे यहाँ कौन लाया और सत्या उसे पूरा किस्सा सुनाता है। वो ये भी बताता है कि उसकी बहन उस आदमी के घर पे है। तो वो लड़का बोलता है कि तुम्हें अपनी बहन को वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि वो लोग लड़कियों को बेच देते हैं। सत्या कैसे भी करके वहाँ से भाग जाता है और उस आदमी के घर जाके रात में गेट पीटने लगता है। वो अपनी बहन को लेने गया था पर वहाँ बाहर आया आदमी बोलता है कि उसकी बहन वहाँ नहीं है और गेट बंद कर देता है। सत्या वहीं सो जाता है और अगले दिन उस घर के मालिक के कहने पे पुलिस आती है और सत्या ने गांजा रखा हुआ था इसलिए उसे वहाँ से ले जाती है। सत्या रोता रहता है कि उसकी बहन को वो लोग बचा ले और रानी भी जीप के पीछे दौड़ती है पर पुलिस वाले सत्या को ड्रग्स के झूठे केस में जुवेनाइल होम में भेज देते हैं। जुवेनाइल होम में सत्या एक अच्छे ऑफिसर से मदद मांगता है कि वो उसकी बहन को बचा के यहाँ ले आए। सत्या वहाँ किसी भी तरह जी रहा था, ना वो खाना खा पाता था ना सो पाता था, उसे बस अपनी बहन की सुरक्षा की चिंता थी। एक रात को वो जुवेनाइल होम से भागने की कोशिश करता है पर पेड़ से गिर के उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। उससे वो ऑफिसर पूछता है कि उसे क्या चाहिए तो वो बोलता है कि उसे अपनी बहन से मिलना है। अगले दिन वो ऑफिसर पता करके आता है और सत्या को बताता है कि उस जगह कोई नहीं था। उस जगह पे 2 दिन पहले एक लड़की की मौत हुई थी और अब वो जगह सीड है। जुवेनाइल होम से छूटने के बाद सत्या उस भिखारी को ढूंढता है जिसने उन दोनों को उस घर पहुंचाया था और वो भिखारी बोलता है कि तुम्हारी बहन बच गई थी पर सत्या उसे मार देता है। 10 साल बाद सत्या जेल से छूटता है और अपनी बहन की तलाश शुरू कर देता है। वो लोगों को उसकी बहन के हाथ पे बने टैटू, सत्या अन्ना के बारे में पूछता है पर किसी को भी 20 साल पहले का कुछ याद नहीं था। एक भिखारी मैडी उसे और भिखारियों के पास ले जाता है और वो लोग उससे लोकल पुलिस वाले से पूछने को कहते हैं पर वो भी बोलता है कि वो जाए उसे खुद ढूंढे, पुलिस सब कुछ नहीं कर सकती। उसको फ्लैशबैक्स आते हैं अपनी लाइफ के और तभी उसकी आंख खुलती है और वो खुद को एक अनजान जगह में पाता है और उसके हाथ पे वो टैटू भी नहीं था। वो खुद को शीशे में देख के चौंक जाता है। चेकअप्स होने के बाद सत्या को अरविंद, शिवा और इलांगो के सामने लाया जाता है। सत्या को कुछ नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा और ये बॉडी भी उसकी नहीं है, जिसपे अरविंद बोलता है कि अब तुम कोई सड़क पे सोने वाले भिखारी नहीं हो बल्कि अरबपति विजय गुरुमूर्ति हो। शिवा बोलता है कि अगर वो उनकी बात मानेगा तो विजय का आधा पैसा उसको मिल जाएगा। जब सत्या अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने को कहता है तो वो लोग उसे गन दिखा के धमकाने लगते हैं। सत्या बोलता है कि वो पहली बार गन नहीं देख रहा है, उसने जेल में भी बहुत सी गन्स देखी हैं। तब उन तीनों को पता चलता है कि सत्या ने खून किया था और वो सब शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो एक मामूली भिखारी है। अरविंद शिवा पे बहुत गुस्सा करता है पर शिवा बोलता है कि जब उस सत्या को विजय की लाइफस्टाइल का चस्का लगेगा तो वो खुद ही उनके आगे पीछे घूमेगा। वो लोग सत्या को विजय बनाने में लग जाते हैं। मीडिया में न्यूज आ जाती है कि विजय गुरुमूर्ति के पिता अब नहीं रहे और अब उनकी प्रॉपर्टी का वारिस विजय है। सत्या फ्यूनरल में जाता है और अरविंद के कहे के हिसाब से सबको अवॉइड करता है और बहुत कम बात करता है। वो विजय बन के सारे रिचुअल्स परफॉर्म करता है। मैडी एक लड़की पुंगोड़ी को स्टेशन में जाने को कहता है जिससे इंस्पेक्टर पिछले 1 महीने से पूछताछ कर रहे हैं पर वो खुद अंदर नहीं जाता क्योंकि वो लोग उससे उसका पैसा छीन लेंगे। इंस्पेक्टर की पुंगोड़ी पे गंदी नजर थी और वो उसे पैसे देने लगता है। पुंगोड़ी के पिता की दोनों आंखों की रोशनी जाने वाली थी और उन्हें अर्जेंटली ऑपरेशन करवाना था तो वो मजबूरी में पैसे रख लेती है। अरविंद, शिवा और इलांगो सत्या के पास आते और हेमा का बहुत बार कॉल आ रहा था जिसे अरविंद कट कर देता है पर हेमा वहाँ आ गई थी और उसे लगता है कि विजय अब उसे पसंद नहीं करता और इसलिए वो अरविंद से कॉल्स कट करवा रहा था। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरविंद बाद में डॉक्टर और इलांगो से बोलता है कि काम होते ही सत्या को रास्ते से हटा देंगे। इलांगो सत्या को शेख से मिलने ले जा रहा था पर गाड़ी के ट्रैफिक पे रुकते ही सत्या अपने मुंह पे रुमाल बांध के वहाँ से भाग जाता है। इलांगो ये बात तुरंत अरविंद को बताता है जो कि शेख के साथ बैठा हुआ था। सत्या सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर से मिलने को बोलता है। सारे ऑफिसर्स उसको सैल्यूट करने लगते हैं और इंस्पेक्टर वहाँ आता है और सत्या कहता है कि उसे कंप्लेन लिखवानी है। वो बोलता है कि वो विजय नहीं बल्कि सत्या है और इस शरीर में उसका दिमाग डाला गया है। इंस्पेक्टर को लगता है वो पिए हुआ है और तभी आईजी का कॉल आता है जो इंस्पेक्टर से बोलते
बोलते हैं कि कुछ ही दिन पहले विजय के पिता चल बसे थे और उसके सर पे चोट भी लगी थी, इसलिए वो काफी परेशान है। मीडिया को जब ये खबर मिलती है कि विजय पुलिस स्टेशन गए थे तो वो तरह तरह की न्यूज निकालने लगते हैं। अरविंद सत्या को बीच हाउस में बहुत पीटता है और डॉक्टर बोलता है कि खून ना बहे इसका, ये बॉडी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरविंद उसे और मारता है, फिर गुस्से में बाहर चला जाता है और इलांगो वहाँ से जाते जाते बोलता है कि ये भिखारी हमारे साथ कॉपरेट तो करेगा नहीं, इसलिए इसे मार दो और कोई दूसरा दिमाग अरेंज करो। तीनों बाहर आते हैं और सत्या को मारने का डिसाइड करते हैं और अरविंद डॉक्टर मेहता को कॉल करने को कहता है। शिवा अपना फोन लेने अंदर जाता है और सत्या उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे फेंक देता है। जब वो शिवा को डरा धमका रहा था तब इलांगो और अरविंद आते हैं और अरविंद उसे गन से शूट करने की धमकी देता है। सत्या उसे गन छीन लेता है और सीधे शिवा को शूट कर देता है। वो फिर इलांगो का पीछा करता है और उसे गोली मारता है जो इलांगो के शोल्डर में लगती है। सत्या फिर अरविंद के पीछे बीच पे जाता है और उसके पैर पे गोली मारता है। बीच पे ही बने मंदिर की सीढ़ी पे वो अरविंद को मार देता है और तब तक इलांगो भी वहाँ आ गया था जिसे सत्या शूट कर देता है। तीनों की बॉडीज पे डंबल बांध के उन्हें बोरियों में भर के बोट से उन्हें पानी में फेंक आता है। मैडी के पीछे एक आदमी चल रहा था जो कि विजय की बॉडी में सत्या था और वो खुद को सत्या का दोस्त बताता है और बोलता है कि दोनों लोग साथ ही जेल में थे। मैडी उसे अपने सोने की जगह पे ले जाता है जहाँ पे और भी भिखारी सोए हुए थे। रात को कुछ लोग वहाँ आते हैं और वो किसी को ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ से एक आदमी और औरत भागने लगते हैं जिन्हें वो गुंडे पकड़ लेते हैं और अपना पैसा वापस मांगने लगते हैं। दोनों लोग अपनी जान की भीख मांगते हैं और उन्हें गुंडों से सत्या बचाता है। गुंडे उन दोनों को एक और दिन की मोहलत देके वहाँ से चले जाते हैं। सत्या की बहन का स्केच उड़ के वहाँ बैठे बूढ़े आदमी के पास चला जाता है और वो सत्या को अपने पास बैठने को बोलता है। वो बोलता है कि उसे पता है कि वो क्यों परेशान है। उसे पता है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, पर यहाँ पे उसके बहन जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कि गरीबी का शिकार हैं, पर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसके पास मौका है जिससे वो ऐसे लोगों की मदद कर सकता है और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकता है। अगले दिन पुंगोड़ी की डेड बॉडी मिलती है जिसे देख के सत्या को बहुत तकलीफ होती है। वो उसे रानी की तरह मानता था, पर आज उसका ऐसा हाल हो गया है। पुंगोड़ी के पिता और उनके साथ के सारे लोग बहुत रो रहे थे। वहाँ वो इंस्पेक्टर आता है जिसकी बुरी नजर पुंगोड़ी पे थी और पुंगोड़ी की ऐसी हालत करने वाले आदमी भी वहाँ पे थे जो कि अपने एक साथी का छूटा हुआ फोन लेने वहाँ आए थे। वो इंस्पेक्टर उन लोगों के साथ गोडाउन में जाता है जहाँ पे पता चलता है कि इन लड़कों ने ही पुंगोड़ी का ऐसा हाल किया था और आखिर में वो मर गई। वो सब एक बड़े गुंडे के आदमी थे तो इंस्पेक्टर भी घूस लेके मामला रफा दफा करने को तैयार हो जाता है। तभी को इंस्पेक्टर के ऊपर वो फोन फेंकता और सत्या वहाँ अपना मुंह ढक के आता है। वो एक एक करके सबको बहुत पीटता है और उन लोगों का कन्फेशन वीडियो लेता है और उसी वीडियो को वो पुलिस को देता है। पुलिस वाला उन्हें लॉकअप में डालता है और सत्या पिटीशन लिखने लगता है कि तभी पुलिस वाले के पास उस इंस्पेक्टर का कॉल आता है जो मामले को रफा दफा करने को कहता है। पुलिस वाला सत्या और उसके साथ आए लोगों को जाने को बोलता है कि तभी वहाँ पे वो गुंडा और उसके कई आदमी आते हैं। आते ही वो उस आदमी को लाने को बोलता है जिसने उन लड़कों का वीडियो बनाया था। पुलिस वाला उसे शांत कराने की कोशिश करता है पर वो गुंडा बिल्कुल बौखलाया हुआ था। बाहर खड़े भिखारियों को भगाने के लिए पुलिस उन्हें लाठी से मारने लगती है। सत्या फाइनली डिसाइड करता है और सीएम को कॉल करता है। सीएम आईजी को कॉल करता है और आईजी पुलिस स्टेशन में, और पुलिस वाला तुरंत उन लड़कों को वापस बंद कर देता है। वो गुंडा गुस्साने लगता है और पुलिस वाला बोलता है कि अगर 5 मिनट में तुम नहीं गए तो तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा और ऐसा सीएम का ऑर्डर है। सत्या वापस विजय बन जाता है और उसकी कंपनी में जाता है जहाँ पे उसके पिता का सेक्रेटरी उसे उसका पुराना शेड्यूल बताता है और सत्या सारे शेड्यूल क्लियर करने को कहता है और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 3 घंटे में मीटिंग में आने को बोलता है। कंपनी के सभी लोगों को विजय में एक बड़ा बदलाव दिख रहा था, पर सब ये सोचते हैं कि ये उसके पिता को खोने की वजह से हुआ होगा। सत्या हेमा को कॉल करके मीटिंग में आने को बोलता है और कहता है कि जब से उसे दुबई में चोट लगी थी तब से उसे बहुत सी चीजें याद नहीं रहती और उसकी मेडिसिन चल रही है तो उसे थोड़ा समय दे। मीटिंग में सत्या बोलता है कि उसके लिए और उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए 100 करोड़ काफी है, तो बाकी पैसा वो गरीबों के लिए कुछ करने में लगाएगा क्योंकि यही उसके पिता का भी सपना था। तो अगले हफ्ते से ही वो इस पे काम शुरू कर देंगे, पर उसको राइट हैंड से साइन करते हुए हेमा देख लेती है। सत्या एंटी बिकली नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करता है जो कि गरीबों के लिए जरूरत और रोजमर्रा की चीजें प्रोड्यूस करेगा। साबुन से लेके दाल तक सब बहुत ही कम दाम में गरीबों के लिए अवेलेबल होगा और घर सिर्फ 23,000 रुपए में। एंटी बिकली मॉल बन रहा था जहाँ पे ये सारी चीजें बेची जाएंगी। हर कोई सत्या की तारीफ कर रहा था, पर इस बात से बिजनेसमैन खुश नहीं थे क्योंकि उनका पैसा तो लोगों को लूट के ही बनता है। सत्या मैडी और कुछ और भिखारियों के साथ मीटिंग करता है और उनको अपने साथ काम करने को बोलता है। असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल सत्या से मिलने आता है और ये वही पुलिस वाला था जिसके पास जाके सत्या ने बोला था कि वो विजय नहीं है। गोपाल को शक हो गया था कि उस दिन जो भी सत्या ने बोला था वो सब सच था
था। सत्या बात को घुमाने की कोशिश करता है कि उसके सर पे चोट लगी थी जिसकी वजह से उसने ये सब बोला होगा, पर ऐसा कुछ है नहीं। गोपाल को पता था कि सत्या कौन है और उसके घाव चेक करने को जाता है और उसके पूरे सर पे उसे निशान दिखता है। गोपाल उससे मुंह बंद रखने के 20 करोड़ रुपए मांगता है और वहाँ से चला जाता है। सीएम का आदमी सीएम से बोलता है कि विजय की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है तो कहीं ऐसा ना हो वो खुद की पार्टी बना ले और लोग उसे वैसे भी वोट देंगे ही। सत्या के स्टेडियम में लोगों को एंटी बिकली के बारे में बताता है जहाँ लाखों लोग थे। वो बिकली का मतलब बताता है कि इनाम उसने गुस्से में उन लोगों को दिया है जो कि पैसे के भूखे दरिंदे होते हैं और जो भी उनके खिलाफ हैं वो एंटी बिकली हैं। ये अन्याय के खिलाफ एक आंदोलन है। बहुत कुछ बदला पर गरीबी नहीं, क्योंकि बिकली सोचता है कि अमीर आदमी अमीर बना रहे और गरीब आदमी गरीब। एंटी बिकली ऐसे ही लोगों के लिए चेतावनी है गरीब लोगों की तरफ से। एंटी बिकली मॉल खुलता है और बहुत लोग वहाँ पे खरीदारी भी करते हैं और सब लोग विजय को आशीर्वाद दे रहे थे। विजय को उसके पिता का सेक्रेटरी आके बताता है कि दुबई से आने वाली जिस फ्लाइट में शेख था उसका एक्सीडेंट हो गया है और फ्लाइट उनके बीच हाउस के पास पानी में क्रैश हुई है। इंस्पेक्टर आईजी को रिपोर्ट देता है कि 30 लोगों की जान चली गई है और 15 लोग क्रिटिकल स्टेट में हैं। पर शॉकिंग बात तो ये है कि 3 डेड बॉडीज में बुलेट्स मिली हैं और ये बॉडीज सड़ रही थी। इसका मतलब ये फ्लाइट में नहीं थी, क्योंकि उनको मरे हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुका है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि तीनों को एक ही गन से मारा गया है और पुलिस वाला इंक्वायरी करने को बोलता है कि ये गन किसकी है। गोपाल न्यूज देखते ही सत्या को कॉल करता है और जब सत्या कॉल नहीं उठाता तो वो सारी बात जाके सीएम को बता देता है। सीएम सत्या से मिल के बोलता है कि अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है। अगर वो हाँ बोलता है तो वो गोपाल को मार के मामला शांत कर देगा। उसे बस अच्छा आदमी बनने का नाटक करना है और उसकी पार्टी आगे ज्वाइन कर लेना है। फिर वो बाद में विजय के एसेट्स को आपस में बांट लेंगे। सत्या बोलता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए और सीएम को गोपाल को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि गोपाल ने उस पर भरोसा किया है। वो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता है। सीएम बोलता है कि वो उसके साथ बहुत कुछ बुरा कर सकता है और उसे सड़क पे फेंक देगा। वो चाहे तो किसी को भी ला के वारिस घोषित कर सकता है और सत्या बोलता है कि वो किसी से नहीं डरता। सत्या मीटिंग बुलाता है और बोलता है कि वो चेयरमैन की पोजीशन से रिजाइन कर रहा है और अब से इस कंपनी की साइनिंग अथॉरिटी हेमा होगी। सत्या जब मीटिंग में था तब सीएम इनकम टैक्स ऑफिसर्स को विजय की कंपनी में भेजता है। सत्या मीटिंग में था इसलिए उन्हें अंदर जाने को नहीं मिलता, तो कुछ गुंडे आते हैं मीटिंग रूम में और बाकी लोगों को वहाँ से निकाल देते हैं। आए हुए गुंडों में से एक सत्या को मारता है और उसकी बहन के स्केच पे अपना पैर रखता है, जिसपे सत्या को बहुत गुस्सा आता है और वो एक एक करके सबको धोता है। वो सीएम का कॉल रिसीव करके बोलता है कि वो अपनी पावर से जो कर सकता है करे, सत्या डरने वाला नहीं है। सत्या हेमा को कॉल करके सब सच बता देता है कि उसके और विजय के साथ क्या हुआ था। अगले दिन मीडिया में न्यूज आती है कि विजय गुरुमूर्ति बन के रहने वाला आदमी असलियत में विजय नहीं बल्कि एक भिखारी है, और लोग अभी भी उसका सपोर्ट कर रहे थे और सेफ सत्या ट्रेंड करने लगता है। सीएम को एक लॉयर विजय के कजिन से मिलवाता है और सीएम के साथ प्लान बनाता है कि कैसे वो लोग विजय की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। कोर्ट के बाहर लोग सत्या के सपोर्ट में नारे लगा रहे थे और सत्या को विजय के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया था। कोर्ट में सत्या को लाया जाता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलना शुरू करता है। प्रोसिक्यूटर बोलता है कि विजय की संपत्ति हड़पने के लिए ही सत्या ने ब्रेन ट्रांसप्लांट का प्लान बनाया और फिर अपने साथियों को मार दिया, तो ऐसे क्रिमिनल को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। सत्या के पास कोई वकील नहीं था और वो अपने बारे में खुद से ही बताने लगता है, कैसे बचपन में उसे अपनी बहन से दूर कर दिया गया और झूठे केस में जेल में डाल दिया गया। उसे आज तक अपनी बहन नहीं मिली और वो सिर्फ उसे खोजना चाहता था। अरविंद और उसके साथियों ने बिना उसके जाने उसका ब्रेन ट्रांसप्लांट करवा दिया और उसे मारने की कोशिश की और आगे जो कुछ भी उसने किया सिर्फ खुद के बचाव में किया। वो बस चाहता है कि वीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज लोगों की मदद करती रहे। प्रोसिक्यूटर विजय के कजिन को विजय की प्रॉपर्टी का असली वारिस बताता है। जज फैसला सुनाते और सत्या को 10 साल की जेल होती है हत्या करने और उसके सबूतों को छुपाने के लिए। इससे पहले वो संपत्ति का वारिस कौन होगा उसका फैसला देते वहाँ हेमा आ जाती है। हेमा बोलती है कि वो विजय के बच्चे को जन्म देने वाली, जिसपे प्रोसिक्यूटर बोलता है कि अगर ऐसा है भी तो वो लोग उसे छोटा सा मुआवजा दे देंगे और हेमा और प्रोसिक्यूटर में बहस होने लगती है। जज दोनों को शांत कराता है और 10 मिनट के लिए कोर्ट एडजर्न करते हैं। हेमा जो डीएनए रिपोर्ट्स लाई थी वो उसका लॉयर जज को दिखाता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सीएम बहुत खरी खोटी सुनाता है। जज फैसला सुनाते और हेमा का बच्चा विजय का ही था, तो विजय का एक वारिस पहले से ही है, इसलिए उसकी संपत्ति किसी और को नहीं जाएगी। सत्या को एक दिन का समय मिलता है ताकि वो उन योजनाओं के बारे में सारी चीजें हैंड ओवर कर सके और उसे कल 11 बजे अरेस्ट किया जाएगा। अगले दिन अरेस्ट होने से पहले सत्या हेमा को रानी का स्केच देता है और बोलता है कि उसके हाथ पे सत्या अन्या का टैटू होगा और वो अभी 24 साल की होगी, तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करे। फिर वो बाहर जाता है जहाँ पे पुलिस खड़ी थी। गोपाल अपनी गलती की माफी मांगता है और बोलता है कि मैं आपके लिए वो लाया हूँ जिसे आप खुद से भी ज्यादा वैल्यू करते हैं। वो अपने पीछे से रानी को लाता है और वो दोनों ही रो रहे थे। रानी की शादी हो चुकी थी और सत्या हाथ जोड़ के रोने लगता है। तब रानी अपनी बेटी से सत्या को मिलाती और उसकी बेटी का नाम भी सत्या था। वो उस बच्ची को गले लगाता है। जब पुलिस चलने को बोलती है तो वो बच्ची हेमा को देके चला जाता है। ये था पिचाई करण 2 का एक्सपीरियंस।
एक्सप्लेनेशन, पर एक कहानी गार्गी की भी है, जिसके पिता पे एक 9 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। क्या गार्गी अपने पिता को बचा पाएगी या फिर सच कुछ और था? जानने के लिए गार्गी मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे जरूर देखें। बाय बाय, टेक केयर।